तो आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा इस बात पर गौर किया जाए। आज हमारे पास 54 मिलियन किलोमीटर दूर जो मंगल ग्रह है, उसका एक बेहद स्पष्ट और एकदम हाई रेजोल्यूशन मैप मौजूद है। हाँ बिल्कुल, हमने उस लाल ग्रह के क्रेटर्स और घाटियों को इतने करीब से जान लिया है, लेकिन जिस धरती पर हम इंसान बसते हैं, उसके अपने महासागरों का 95% हिस्सा आज भी एक अनसुलझा, अनदेखा रहस्य है। मतलब इस अथाह पानी के केवल 5% हिस्से को ही अब तक हम एक्सप्लोर कर पाएं। देखिए ये तुलना और भी हैरान करने वाली हो जाती है जब हम इंसानी कदमों के निशान देखते हैं। अब तक 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सतह पर कुल मिलाकर 300 घंटे से ज्यादा का समय बिताया है। 300 घंटे? हाँ, लेकिन अगर समुद्र की सबसे गहरी खाइयों की बात की जाए तो इंसानी इतिहास में सिर्फ 3 लोग ही वहां तक पहुंच पाए हैं और उन्होंने वहां बमुश्किल 3 घंटे का समय ही बिताया है। बाप रे, सिर्फ 3 घंटे? बिल्कुल। अंतरिक्ष की शून्यता में जाना इंसानों को आसान लगा, लेकिन अपने ही ग्रह के समंदर की गहराई में उतरना सबसे बड़ी वैज्ञानिक चुनौती साबित हुआ है। तो चलिए आज के इस डीप डाइव में उस विषय की गहराई में चलते हैं। जब हम किसी समंदर किनारे खड़े होकर दूर तक फैले नीले पानी को देखते हैं तो वो सिर्फ सनलाइट जोन होता है। हाँ, जहां पानी गर्म है, रोशनी है और जीवन भरा हुआ है। एकदम सही। लेकिन उस नीली सतह के ठीक नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी है जहां नीचे जाने पर भौतिकी और जीव विज्ञान के नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। तो आज हम सिर्फ मीटर नहीं नापने वाले, बल्कि ये समझने वाले हैं कि जब रोशनी पूरी तरह खत्म हो जाती है और पानी का दबाव हड्डियों को गला देने वाले स्तर तक पहुंच जाता है, हाँ, तब जीवन और विज्ञान कैसे काम करते हैं। तो अगर हम सतह से गहराई की ओर बढ़ें तो सबसे पहली चुनौती क्या आती है? सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है दबाव, यानी प्रेशर, और उसके साथ साथ रोशनी का गायब होना। अगर सतह से नीचे जाने की बात करें तो एक आम स्कूबा डाइवर के लिए 40 मीटर तक की गहराई ही सुरक्षित मानी जाती है। सिर्फ 40 मीटर? हाँ, 100 मीटर से नीचे जाने का मतलब है इंसानी शरीर के हर अंग पर पानी के भयानक वजन का पड़ना, जो जानलेवा हो सकता है। लेकिन मैंने सुना है कि किसी ने इससे भी नीचे डाइव लगाई है। बिल्कुल, इंसानी सीमाओं को चुनौती देते हुए 2014 में मिस्र के अहमद गब्र ने 332 मीटर की गहराई तक गोता लगाकर एक बहुत ही अविश्वसनीय रिकॉर्ड बनाया था। 332 मीटर की गहराई? अगर इसे थोड़ा विजुअलाइज किया जाए तो ये लगभग पूरे के पूरे आईफिल टावर को पानी के अंदर उल्टा खड़ा करने के बराबर है। सही कहा। मतलब एक इंसान बिना किसी भारी सबमरीन के वहां तक पहुंच गया। लेकिन जैसे जैसे गहराई और बढ़ती है वैसे वैसे सूरज की रोशनी भी तो कम होने लगती है ना? बिल्कुल, यहीं से समुद्र का रूप बदलना शुरू होता है। 200 मीटर के बाद वो सनलाइट जोन खत्म हो जाता है और ट्वाइलाइट जोन की शुरुआत होती है। ट्वाइलाइट जोन मतलब जहां रोशनी बहुत कम होती है? हाँ, ये वो गहराई है जहां सूरज की रोशनी कम होते होते सिर्फ 1% रह जाती है। और देखिए, रोशनी के इस अभाव का सीधा असर वहां के जीव विज्ञान पर पड़ता है। जाहिर है, बिना रोशनी के पौधे कैसे जिंदा रहेंगे? एकदम सही पकड़ा। चूंकि रोशनी लगभग न के बराबर है, इसलिए इस गहराई में पौधों या शैवाल में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी तरह रुक जाती है। तो मतलब वहां कोई भी वनस्पति या पौधे नहीं होते? बिल्कुल नहीं। यहाँ से नीचे किसी भी तरह की वनस्पति का अस्तित्व खत्म हो जाता है और अंधेरा अपना कब्जा जमाना शुरू कर देता है। ये पूरी प्रक्रिया मुझे ऐसी लग रही है जैसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई के बुर्ज खलीफा में लगी कोई उल्टी लिफ्ट आसमान में जाने के बजाय सीधे जमीन के नीचे गहरे पानी में जा रही हो। बहुत अच्छा उदाहरण है ना? और जैसे जैसे ये लिफ्ट नीचे उतरती है, खिड़की के बाहर का नीला रंग गहरे काले रंग में बदलने लगता है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि इस अंधेरे में भी जीवन ने अपने लिए रास्ते खोज लिए हैं। और यहीं पर इवोल्यूशन या विकासवाद की असली ताकत दिखनी शुरू होती है। जब बाहर से रोशनी नहीं आती तो जीवों ने खुद की रोशनी पैदा करना सीख लिया है। खुद की रोशनी? हाँ, उदाहरण के लिए ब्लडी बेलीकॉम जेली को देखा जा सकता है। ये जेलीफिश पानी में तैरते समय अपने शरीर से रंग बिरंगी रोशनी पैदा करती है। ओह, वो जो चमकती हुई जेलीफिश इंटरनेट पर दिखती है। बिल्कुल, इस जैविक प्रक्रिया को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये कोई साधारण सजावट नहीं है। तो फिर क्या है? ये गहरे पानी में सर्वाइवल का एक बेहद सटीक हथियार है।
इसका लाल रंग अंधेरे में लगभग अदृश्य हो जाता है और चमकती रोशनी शिकार को अपनी ओर खींचने या शिकारियों को भ्रमित करने का काम करती है। अरे वाह, ये तो एक चलते फिरते लाइट बल्ब की तरह है जिसने अंधेरे को ही अपनी ताकत बना लिया। और अगर हम विशाल समुद्री जीवों की बात करें, जैसे ब्लू व्हेल, वो कितनी गहराई तक जा सकते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल अधिकतम 500 मीटर की गहराई तक ही गोता लगा सकता है। एम्परर पेंगुइन थोड़े और नीचे, करीब 565 मीटर तक जा सकते हैं। बस 565 मीटर तक? हाँ, क्योंकि वो भी एक सीमा के बाद नीचे नहीं जा सकते। 830 मीटर की गहराई, यानी पूरे बुर्ज खलीफा जितनी गहराई, पर पानी का दबाव सतह के मुकाबले 10 गुना ज्यादा हो जाता है। बाप रे, 10 गुना ज्यादा? इस 10 गुना दबाव की भौतिकी को समझना बहुत जरूरी है। ये ऐसा महसूस होता है जैसे किसी व्यक्ति के सिर पर एक छोटी कार लाकर रख दी गई हो। एक पूरी कार सिर पर? ये तो सच में खौफनाक है। बिल्कुल। शरीर का हर एक इंच उस कार के वजन को बर्दाश्त कर रहा होता है। इसी भारी दबाव के कारण हवा से सांस लेने वाले जीवों को सतह पर लौटना ही पड़ता है। लेकिन जो जीव उसी गहराई में पैदा हुए हैं, उनका सफर तो यहाँ से और भी नीचे जाता होगा। हाँ, 1000 मीटर के बाद शुरू होता है मिडनाइट जोन। मिडनाइट जोन यानी वो जगह जहाँ सूरज की रोशनी का वजूद पूरी तरह मिट चुका है। ये यहाँ सिर्फ और सिर्फ घुप अंधेरा है। और दबाव का स्तर इतना खौफनाक हो चुका है कि 1000 मीटर पर पानी का दबाव 100 गुना अधिक हो जाता है। 100 गुना? हाँ, लगभग 10,499 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच या PSI। अगर हम इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, तो ये दबाव ऐसा है जैसे किसी इंसान के सिर्फ एक अंगूठे पर एक पूरी तरह से भरा हुआ कमर्शियल ट्रक खड़ा कर दिया गया हो। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। और इसी खौफनाक दबाव के कारण इंसानी इंजीनियरिंग भी यहाँ आकर घुटने टेकने लग जाती है। मतलब मशीनें भी काम नहीं करती? देखिए, 1027 मीटर से नीचे जाने पर एक बेहद मजबूत मिलिट्री सबमरीन की बाहरी परत भी इस दबाव को झेल नहीं पाती और उसमें दरारें आ सकती हैं। यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। अगर दबाव इतना ज्यादा है कि लोहे की मिलिट्री सबमरीन पिछक जाए और रोशनी तो बिल्कुल है ही नहीं, तो यहाँ रहने वाले जीव जिंदा कैसे रहते हैं? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। मतलब क्या वे लोहे जैसे किसी बहुत मजबूत कवच वाले विशालकाय एलियन क्रीचर्स नहीं होने चाहिए ताकि वे इस अकल्पनीय दबाव को सह सकें? नहीं, प्रकृति ने यहाँ एक बहुत ही अलग और स्मार्ट रास्ता चुना है। लोहे जैसा कवच बनाने के बजाय विकासवाद ने जीवों को लचीला बना दिया है। लचीला कैसे? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण ब्लॉबफिश है। ओह हाँ, ब्लॉबफिश। इंटरनेट पर अक्सर उसकी वो जेली जैसी थोड़ी भद्दी सी तस्वीरें दिखाई देती हैं। बिल्कुल, लेकिन ब्लॉबफिश के जीवित रहने का रहस्य ये नहीं है कि वो कैसी दिखती है, बल्कि कैसे सरवाइव करती है इसमें छिपा है। थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, सामान्य मछलियों के शरीर में एक स्विम ब्लैडर होता है, एक हवा से भरी थैली जो उन्हें तैरने में मदद करती है। अगर ब्लॉबफिश के पास वो थैली होती तो इस 100 गुना दबाव में वो थैली तुरंत फट जाती। बाप रे! इसीलिए इवोल्यूशन ने उसका वो स्विम ब्लैडर ही खत्म कर दिया। अच्छा, मतलब उसने दबाव से लड़ने के बजाय दबाव के साथ तालमेल बिठा लिया। ठीक इसी तरह ब्लॉबफिश का शरीर मुख्य रूप से जिलेटिन जैसे पदार्थ का बना होता है, जिसका घनत्व पानी के घनत्व से थोड़ा ही कम होता है। तो जब वो इतने भारी दबाव में होती है तो कैसी दिखती है? जब ये मछली समुद्र की गहराइयों में भारी दबाव के नीचे होती है तो बाहर का वो विशाल दबाव उसके शरीर को एक सामान्य मछली का आकार देता है। क्या बात कर रहे हैं? तो वो भद्दी सी तस्वीर? हाँ, वो भद्दी या जली जैसी सिर्फ तब दिखती है जब इंसान उसे पकड़कर समुद्र की सतह पर लाते हैं। दबाव अचानक कम होने से उसके शरीर का ढांचा बिखर जाता है। ये तो विज्ञान का एक बहुत ही शानदार चमत्कार है। और मैंने सुना है कि क्योंकि यहाँ भोजन बहुत कम मिलता है, इसलिए इस जोन के जीवों के मुंह उनके शरीर के अनुपात में बहुत बड़े होते हैं। हाँ, और दांत सुई की तरह नुकीले होते हैं, क्योंकि अंधेरे में अगर कोई शिकार गलती से पास आ जाए तो उसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना है। बस यही उनका मूल मंत्र है। कमाल है।
और इसी मिडनाइट जोन के और नीचे जाने पर करीब 2200 मीटर की गहराई पर जीव विज्ञान के ऐसे संघर्ष देखने को मिलते हैं जो किसी रोमांचक फिल्म की कहानी जैसे लगते हैं। 2200 मीटर पर वहां क्या होता है? यहाँ जाइंट स्क्विड पाए जाते हैं जो 13 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। 13 मीटर। यानी लगभग एक 2 मंजिला इमारत जितनी लंबी कोई चीज पानी के घने काले अंधेरे में तैर रही है। और उनकी आंखें किसी डिनर प्लेट जितनी बड़ी होती हैं। डिनर प्लेट जितनी? हाँ, दुनिया के सभी जीवों में इनकी आंखें सबसे बड़ी मानी जाती हैं। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि वे उस घने अंधेरे में बायोल्यूमिनेसेंस की हल्की सी भी चमक को बहुत दूर से पकड़ सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जाइंट स्क्विड यहाँ अकेले शिकारी होंगे। बिल्कुल नहीं। इसी 2200 मीटर की गहराई में स्पर्म वेल भी शिकार के लिए गोता लगाती हैं। और मुझे लगता है कि यहीं गहरे पानी का सबसे खतरनाक युद्ध होता होगा, जब स्पर्म वेल और जाइंट स्क्विड आमने सामने होते हैं। एकदम सही। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हाँ, क्योंकि जब स्पर्म वेल समुद्र के किनारे मृत पाई जाती हैं, तो उनके शरीर पर अक्सर स्क्विड के टेंटिकल्स के गहरे और बड़े निशान मिलते हैं ना। हाँ, स्क्विड के टेंटिकल्स में आरी की तरह तेज धार वाले हुक होते हैं। ये जीवन और मृत्यु का एक ऐसा संघर्ष है जो इंसानी नजरों से मीलों दूर ठंडे अंधेरे में लड़ा जा रहा है। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। लेकिन देखिए, जहां जीव विज्ञान के ये विशालकाय जीव अंधेरे में संघर्ष कर रहे हैं, उसी अथाह गहराई ने इंसानी घमंड और तकनीक के सबसे बड़े प्रतीकों को भी निगल लिया है। आप किस तरफ इशारा कर रही हैं? 3000 मीटर के बाद समुद्र का एबिसल जोन शुरू होता है। ये वो खामोश गहराई है जहां इंसानी इतिहास के बड़े बड़े मलबे दफन हैं। ओह, समझ गया। 3800 मीटर की गहराई पर वो जहाज खामोश पड़ा है जिसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था, टाइटैनिक। बिल्कुल। ये गहराई 8 बुर्ज खलीफा इमारतों को एक के ऊपर एक रखने के बराबर है। यहाँ पानी का दबाव लगभग 5500 PSI हो जाता है। और इस 5500 PSI के भौतिक दबाव को समझने के लिए जरा कल्पना कीजिए कि किसी एक छोटी सी उंगली के पोर पर कई मालगाड़ियों का पूरा वजन टिका दिया गया हो। बाप रे, एक उंगली पर मालगाड़ी। ये गहराई इंसानों को कोई गलती करने का मौका नहीं देती। 18 जून 2030 की घटना इसका एक बहुत ही डरावना और वास्तविक उदाहरण है। हाँ, जब टाइटन सबमरीन इसी मलबे को देखने गई थी। बिल्कुल। और इसी भयानक दबाव के कारण वो इम्प्लोड हो गई। भौतिक विज्ञान के नजरिए से देखें तो बाहर के पानी के दबाव ने उस सबमरीन को पलक झपकने से भी कम समय में अंदर की तरफ कुचल दिया। हाँ, ये दबाव किसी भारी विस्फोट से कम शक्तिशाली नहीं होता। और केवल टाइटैनिक ही नहीं, मैंने पढ़ा है कि 4791 मीटर की गहराई पर जर्मन बैटलशिप बिस्मार्क का मलबा भी मौजूद है, जो द्वितीय विश्व युद्ध का एक बहुत ही शक्तिशाली जहाज था। सही कहा। लेकिन इस खौफनाक दबाव और इतिहास के मलबों के बीच भी जीवन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। 4700 मीटर के नीचे भी जीवन है। हाँ, 4500 मीटर की गहराई में एंगलर फिश पाई जाती है। एंग्लोफिश, ये वही है जिसके सर पे वो लाइट होती है? बिल्कुल वही। इसका शिकार करने का तरीका इवोल्यूशन का एक और मास्टरपीस है। इसके सर पर एक एंटीना या फिशिंग पोल जैसा हिस्सा होता है, जिसके सिरे पर बायोलुमिनेसेंट बैक्टीरिया के कारण चमकने वाली एक रोशनी होती है। तो ये इस गहराई में ऊर्जा बचाने के लिए शिकार के पीछे भागने के बजाय अपनी इस चमकती रोशनी से शिकार को अपनी ओर आकर्षित करती है। एकदम सही। अंधेरे में भटकता हुआ शिकार उस रोशनी की तरफ आता है और सीधे उसके विशालकाय जबड़ों में समा जाता है। प्रकृति के भी क्या-क्या फरेब हैं। लेकिन इसी एबिसल जोन में एक ऐसा इंसानी कनेक्शन भी छिपा है जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। आप किस कनेक्शन की बात कर रहे हैं? जब हम आधुनिक दुनिया की बात करते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग और वायरलेस इंटरनेट का जिक्र होता है। क्लाउड शब्द सुनकर लगता है कि सारा डेटा कहीं आसमान में बादलों के बीच सुरक्षित है। हाँ, लोगों को अक्सर यही भ्रम होता है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। पूरे इंटरनेट का लगभग 99% ट्रैफिक 6100 मीटर की गहराई में बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल से होकर गुजरता है। जरा इस विडंबना को देखिए। जो वीडियो हम स्ट्रीम कर रहे हैं, जो ईमेल भेज रहे हैं, जो मैसेज हम रोज पढ़ते हैं, वो सब अंतरिक्ष के किसी सैटेलाइट से नहीं आ रहे। हाँ, बल्कि समुद्र के इस खौफनाक, ठंडे और भारी अंधेरे से होकर गुजर रहे हैं। इन केबल्स को बिछाने के लिए इंसानों को ऐसी विशेष मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ता है जो इस 5500 PSI से ज्यादा के दबाव को झेल सकें।
बिल्कुल। हमारी सबसे आधुनिक और तेज वायरलेस तकनीक असल में दुनिया के सबसे खतरनाक और आदिम माहौल में बिछी कारों पर निर्भर करती है। ये तो वाकई दिमाग चकरा देने वाली बात है। और सुनिए, ये यात्रा अभी भी अपने सबसे गहरे बिंदु पर नहीं पहुंची है। दुनिया के महासागरों का 90% हिस्सा 6000 मीटर की गहराई तक ही सीमित है। तो बाकी बचे हिस्से का क्या? जो खाइयां इससे भी नीचे जाती हैं, उसे हैडल जोन कहा जाता है। ये धरती का असली पाताल है। 6500 मीटर पर जाने के लिए तो दुनिया में केवल कुछ गिनी चुनी रिसर्च सबमरीन ही सक्षम है, जैसे कि एल्विन सबमरीन। और अगर हम 8848 मीटर नीचे जाएं, तो ये आंकड़ा मुझे बहुत परिचित लगता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी तो 8848 मीटर ऊंचा है। बिल्कुल। अगर पूरे के पूरे माउंट एवरेस्ट को उखाड़कर उल्टा करके इस गहराई में डाल दिया जाए, तो भी उसकी चोटी समुद्र के तल को नहीं छुपाएगी। उसके नीचे भी कई मील गहरा पानी बचा रहेगा। इस अथाह गहराई को नापने की इंसानी कोशिशें बहुत दुर्लभ रही हैं। 1960 में डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार्ड ने अपनी सबमरीन में 10,916 मीटर की गहराई तक जाने का साहसिक कारनामा किया था। 10,916 मीटर? वहां तो बहुत मुश्किल आई होगी। बहुत ज्यादा। वहां का दबाव इतना अकल्पनीय था कि वे मुश्किल से 20 मिनट ही रुक पाए। सिर्फ 20 मिनट? हाँ, क्योंकि उनकी सबमरीन की बेहद मोटी खिड़की में उस भयानक दबाव के कारण दरार पड़ने लगी थी। एक भी पल की देरी उनकी जान ले सकती थी। बाप रे। इसके दशकों बाद 2012 में मशहूर फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून अपने खास डीप सी मिशन के तहत 10,898 मीटर तक गए थे। और यह हमें ले जाता है पृथ्वी के सबसे गहरे ज्ञात बिंदु तक, मारियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप तक, 11,000 मीटर की गहराई। बिल्कुल। आसमान में जिस ऊंचाई पर कमर्शियल हवाई जहाज उड़ते हैं, ठीक उतनी ही दूरी पानी के अंदर नीचे की तरफ। मारियाना ट्रेंच गुआम द्वीप के पास स्थित चंद्रमा जैसी आकृति की एक विशाल खाई है, जो 2550 किलोमीटर लंबी है। और देखिए, इस जगह का माहौल जीवन के लिए सबसे ज्यादा प्रतिकूल है। भयानक अंधेरा, जमा देने वाला ठंडा पानी और 16,000 पीएसआई का हड्डियां चूर कर देने वाला दबाव। 16,000 पीएसआई? हाँ, कोई भी वैज्ञानिक तर्क यही कहेगा कि यहाँ किसी भी जीव का अस्तित्व पूरी तरह असंभव है। जाहिर सी बात है, 16,000 पीएसआई के दबाव में तो सबमरीन के शीशे चटकने लगते हैं। तो क्या इतने भयानक दबाव में सच में कोई जीवन पनप सकता है? आपको क्या लगता है? इतने दबाव को सहने के लिए तो दिमाग में किसी लोहे जैसे मजबूत कवच वाले जीव की ही छवि बनती है। विज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो अक्सर हमारी कल्पनाओं को गलत साबित कर देता है। इस गहराई में स्नेल फिश नाम का एक जीव पाया जाता है। स्नेल फिश? क्या वो कोई विशालकाय राक्षस है? बिल्कुल नहीं। ये कोई विशालकाय कवच वाला समुद्री राक्षस नहीं है। ये सिर्फ 12 इंच लंबी और करीब 3 इंच मोटी एक छोटी सी मछली है। लेकिन ये समुद्र की सबसे ज्यादा गहराई में रहने वाली मछली है। एक सेकंड। एक 12 इंच की मछली 16,000 पीएसआई का दबाव कैसे झेल सकती है? अगर मैं थोड़ा गणित लगाऊं, तो इस छोटी सी मछली के लगभग 25 स्क्वायर इंच के शरीर पर हर पल 17 लाख किलो का वजन पड़ रहा है। बिल्कुल। 17 लाख किलो। ये एक पूरी तरह से भरे हुए बोइंग 777 हवाई जहाज के वजन से भी कहीं ज्यादा है। एक छोटी सी मछली एक हवाई जहाज का वजन अपने ऊपर लिए हुए कैसे तैर सकती है? इस कैसे का जवाब उनके शरीर की आणविक संरचना यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में छिपा है। अच्छा। स्नेलफिश के शरीर में विशेष प्रकार के रसायन होते हैं, जिन्हें पिज़ोलाइट्स कहा जाता है। ये रसायन उनकी कोशिकाओं और प्रोटीन्स को उस अत्यधिक दबाव में सिकुड़ने या कुचले जाने से रोकते हैं। तो मतलब उनका पूरा शरीर ही उस दबाव के लिए बना है? हाँ, उनका पूरा शरीर और सेल्यूलर स्ट्रक्चर उसी भारी दबाव में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये तो इवोल्यूशन का चरम है। लेकिन इसी वजह से मुझे लगता है इन जीवों पर रिसर्च करना लगभग असंभव हो जाता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि अगर वैज्ञानिक इन स्नेल फिश को पकड़कर सतह पर लाने की कोशिश करते हैं, तो जैसे जैसे पानी का भारी दबाव कम होता है, उनके शरीर के वो पाइज़ोलाइट्स और कोशिकाएं उस बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो क्या होता है? बिना भारी दबाव के उनका शरीर सचमुच पिघलने लगता है या फट जाता है। वे जीव केवल उसी भयानक दबाव में अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही अजीब और दिलचस्प बात है। बिल्कुल। हमारी सारी तकनीकी प्रगति
अंतरिक्ष के नक्शे और आधुनिक विज्ञान के विकास के बावजूद समुद्र की यह गहराई आज भी प्रकृति की सबसे शक्तिशाली, रहस्यमयी और अजेय शक्तियों में से एक है। तो इस पूरी वैज्ञानिक यात्रा को अगर समेटा जाए तो इसका अर्थ क्या निकलता है? सतह के उस नीले गर्म पानी से जहां धूप खेलती है, ट्वाइलाइट जोन के खुद की रोशनी पैदा करने वाली जेलीफिश से होते हुए मिडनाइट जोन के ब्लॉबफिश के लचीलेपन, हाँ, और एबिसिल जोन के ऐतिहासिक मलबों और इंटरनेट केबल्स, और अंत में 11,000 मीटर नीचे पाताल के उस अंधेरे तक जहां एक छोटी सी स्नेल फिश किसी हवाई जहाज का वजन उठा रही है। ये सब एक बहुत बड़ी सच्चाई बयान करता है। बिल्कुल सही। इंसान ने अपनी नजरें हमेशा आसमान की तरफ गड़ाई हैं। हमने अंतरिक्ष की दूरियां नाप ली हैं, चांद के नक्शे बना लिए हैं, लेकिन हमारी अपनी पृथ्वी के ठीक नीचे पानी के अंदर एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड मौजूद है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को चला रहा है, फिर भी वो हमसे काफी हद तक अछूता है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना जरूरी है जो हमारी समझ के दायरे को और बढ़ा दे और जिस पर सोचने से शायद आज रात की नींद उड़ जाए। वो क्या है? आज जिस 11,000 मीटर गहरे चैलेंजर डीप की बात की गई, उसे दुनिया का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये उस 5% हिस्से का एक छोटा सा भाग है जिसे अब तक हम मैप कर पाए हैं। हाँ, बाकी 95% तो अभी भी रहस्य है। बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि जो 95% समुद्र अभी तक मैप ही नहीं हुआ है, जिसे इंसानी आंखों या मशीनों ने कभी देखा ही नहीं, क्या ये संभव नहीं है कि वहां किसी अनजान, अनदेखी खाई में चैलेंजर डीप से भी गहरा कोई बिंदु मौजूद हो? ये तो बहुत ही मुमकिन है। और अगर ऐसा कोई अकल्पनीय बिंदु हमारी पृथ्वी के सीने में धड़क रहा है, तो उस अंतहीन अंधेरे और हड्डियां गला देने वाले दबाव के बीच किस तरह के चमत्कारी जीव या किस तरह के अनसुलझे वैज्ञानिक रहस्य इंसानी नजरों से छिपकर हमारी दुनिया के ठीक नीचे सांस ले रहे होंगे? जरा इस पर सोचिएगा।